During the soothing wisdom of every spiritual tradition, we have arrived at the juncture where we find ourselves today. It is high time we paid heed. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है। इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। ये पूर्व में भी प्रासंगिक थे, ये वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएं, जो कि उन्हें प्रेरित करेंगे और साथ ही उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। Our youth, if you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering, it is our startup sector led by our youth. Bright young minds are finding solutions to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. They will motivate and show the way ahead. At times, they will even calm you down or cheer you up. प्रधानमंत्री ने साथ कहा कि सरकार का बौद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है, जिसके तहत कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदले जाने को मंजूरी दी है। The Indian cabinet announced that Kushinagar airport will be an international one. This will bring so many people, pilgrims and tourists. It would also generate economic opportunities for many. India awaits you. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बौद्ध अनुयायियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शनिवार को सारनाथ स्थित बौद्ध स्थल पर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों को संबोधित किया। बौद्ध अनुयायी कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। इस मौके पर बौद्ध धर्मगुरु का कहना था कि प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने की बात बताई। भगवान बुद्ध हमेशा शांति और न्याय की बात करते थे। वर्तमान समय में भी शांति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का संदेश में आज उन्हें भारत के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक संदेश दे दिया। तो हम लोग वाराणसी काशीवासी हम सभी लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है। प्रधानमंत्री साहब बनारस में सांसदों ने पहले भी उन्हें बोला भगवान बुद्ध हमको बुलाया और महादेव ने हमको, काशी विश्वनाथ मंदिर ने हमको बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, देश को सेवा करने के लिए। और उसी हिसाब से आज भी मेरा संसद क्षेत्र वाराणसी सारनाथ में भगवान बुद्ध पहला संदेश दे दिया आज का दिन में और पूरा विश्व को शांति दे दिया। अभी वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए आज का दिन भगवान बुद्ध पूरा दुनिया में अंधेरा दूर कर कर शांति और प्रकाश दे दिया। ये बढ़ाने का जिम्मेदारी हम लोग का पास है। वो बहुत बड़ा संदेश है। चलिए आपको बताते हैं कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। यूपी पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ सहित करीब 100 टीमें लगाई हैं। जिस बर्बरता के साथ पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की, उसको लेकर शासन प्रशासन सख्त है। रात भर छापेमारी की गई, 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी पुलिस ने विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कानपुर
कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में क्षेत्राधिकारी सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए, 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 4 की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इन सबके बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और उन सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमारे बहादुर जवान, सब इंस्पेक्टर और सीओ अपना कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है, कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। दरअसल कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर पर आज कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आज अवैध जमीन पर बने घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही आईजी ने कानपुर के चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को निलंबित कर दिया है। इससे पहले पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद छिपे बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद बदमाशों की तलाश के लिए उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में टीम बनाकर आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद छिपे 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इस दौरान जंगल में अपराधियों के छिपे होने की सूचना पर जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो छिपे हुए अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अपराधी मारे गए, वहीं 3 अन्य अपराधी मौके से भाग निकले। आईजी ने बताया कि इस दौरान पुलिस के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आईजी ने बताया कि अपराधियों की तलाश के लिए लगातार पुलिस कॉम्बिंग जारी है। कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहां पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहां पर पहुंची और वहां पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असले भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असला जो पुलिस का लूटा हुआ असला है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास भी है? विकास जो मुख्य आरोपी है, देखिए अब इनकी पहचान गाँव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करे। टीम 11 की बैठक में उन्होंने गाजियाबाद और बुलंदशहर में टीम भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी टूनेट मशीन कार्यशील करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए अलग से नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। कोरोना वायरस संक्रमण से देश में मरीजों के ठीक होने की दर अब 60.80% से ऊपर पहुंच गई है। मरीजों के 2,35,000 से अधिक सक्रिय मामलों के बीच अब तक 3,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 18,655 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,10,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से 5,25,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर रहा, जबकि रूस तीसरे स्थान पर है।
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार इस एयरपोर्ट को पूरा कराने के लिए गंभीर हो गई है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधूरे काम को पूरा कराने के लिए प्रदेश सरकार विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दे रही है। उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके निर्माण कार्य का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरे विभागीय मंत्री ने प्लेन खड़ा करने के लिए बने हैंगर, रनवे और बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निर्माण एजेंसी राइट्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक करके एटीसी बिल्डिंग का निर्माण कार्यों की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभागीय मंत्री ने निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बात करी है, नवंबर तक उन्होंने कंप्लीट करने को कहा है। कुछ जगह लेबर कम लगी हुई थी, कुछ जगह कुछ कमियां थी। उसके लिए जो भी कार्यदायी संस्था है उनको कस के कहा गया है कि टाइम पर वो काम पूरा करें। और एक बड़ी उपलब्धि है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 24 जून को केंद्रीय कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है फैसला। हम स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद और सोनभद्र, चित्रकूट, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। बरेली, गाजियाबाद में हिंडन, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। निश्चित रूप से एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, वो चरितार्थ होते दिखाई पड़े। और उधर कौशाम्बी में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना सहित स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा के तहत ओपीडी में मरीजों एवं अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को कहा। इस मौके पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अफसर कोविड-19 सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की जहां एक तरफ बागवानों का आम दूरी तय कर रहा है, वहीं माइक्रो एटीएम योजना द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु मनरेगा मजदूरों को खेतों में ही धनराशि उपलब्ध हो रही है। डाक विभाग के चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तर प्रदेश कैशलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना कारण किसान के उत्पाद व आम मार्केट में दूर तक नहीं जा पाते हैं, जिनसे उन्हें लोकल में उत्पाद के पैसे कम मिलते हैं। स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल सर्विस को पूरे देश एवं प्रदेश के सभी जिलों को गांवों तक जोड़ दिया गया है, जिससे किसान अपना आम एवं उत्पाद दूर तक भेजकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृष्ण कुमार यादव, निदेशक डाक सेवा, ने बताया कि कोरोना काल में डाक विभाग ने लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में माइक्रो एटीएम द्वारा 5,84,000 लोगों को इसकी सुविधा एवं 81 करोड़ से ज्यादा की धनराशि लोगों को दे चुका है। डिजिटल इंडिया के तहत हमारा आईपीपीबी बैंक खोला गया है, जो कि पूर्णतः डिजिटल है। इसके अलावा किसान के जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अभी आम का सीजन है, अभी कोरोना के कारण आम जो है मार्केट में नहीं आ पा रहा है या दूर तक नहीं जा पाता है, और अगर किसान उसको लोकल बेचे तो उसको पैसा कम मिलता है। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि स्पीड पोस्ट से या हमारा बिजनेस पार्सल सर्विस है, हमने अपना आरटीएम चलाया है, जिसके कि हमने पूरे देश को और पूरे प्रदेश में सभी जिलों को गांव तक जोड़ दिए हैं। तो गांव के लोग अपना आम दूर तक भेज सकते हैं, जैसे उसको अधिक प्राइस मिले, बढ़िया मिले। इसके अलावा और भी जो भी प्रोड्यूस हैं, किसान के फिनिश गुड्स हैं, बीज वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ पोस्ट ऑफिस टाई अप करके उनको देता है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और ये कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में करीब 5,84,000 लोगों को घर बैठे माइक्रो एटीएम के माध्यम से उनके बैंकों से पैसे निकाल करके दिए, और करीब इसमें हम लोगों ने 81 करोड़ से ज़्यादा रुपए हम लोगों ने उनको दिए। और ये जो माइक्रो एटीएम है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग डोर स्टेप पर डिलीवरी दे रहे हैं, बल्कि कई बार हम लोग खेतों में भी जाकर करके ये सेवा डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से दे रहे हैं। कई बार जो है नदियों में भी जाकर करके दे रहे हैं, जंगलों में दे रहे हैं, यहाँ तक कि घर के जो है रसोई में दे रहे हैं। हर जगह ये सेवा हम लोग जो है उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा का कार्य चल रहा है। मनरेगा के कार्य की मजदूरी कार्यस्थल पर ही डाक विभाग के द्वारा दिला दी जाती है। इस कारण मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे
और इन लोगों का समय न बर्बाद हो। बैंकों में भीड़ की वजह से इनको पेमेंट लेने में 1 दिन लग जाता है। इसलिए हम लोग जहाँ पे ये काम करते हैं वहीं पे डाक विभाग को बुला लेते हैं। ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। वो भुगतान मजदूरी का मौके पर ही करा दिया जाता है, जिससे इनके काम घर के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। यहाँ नरेगा में काम करते हैं। यहाँ पैसा जो है आप नरेगा पे हमें मिल जाता है, डाक द्वारा मिल जाता है। आप यहाँ पे पैसा मिलने में कोई तकलीफ नहीं। बैंक में जाओ, दिन मान खड़े रहो, कब पैसा ना मिल पाए, शाम हो जाए फिर वापस चले आएँ। तो इसलिए हम यहाँ पे डाक द्वारा पैसा हमें आराम मिल जाती है, बहुत सुकून से हमको मिल जाता है। हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती तो यहीं नरेगा पे जो है डाक द्वारा आदमी आ जाते हैं, वहीं पे पैसा निकाल लेते हैं। हम लोगों का रोटी दाल यहीं बहुत अच्छे तरीके से चलती, ताकि बैंक जाने में भीड़ बहुत होती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता। यहाँ कोई परेशानी नहीं, ना तो टाइम लगता है। यहाँ डाक वाले आते हैं, पैसा निकाल लेते हैं हम लोग। और उधर कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र के गांव छिब्बा निवादा की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर जैविक खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब वे अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। पहले जहां खेती उनके लिए घाटे का सौदा थी, वहीं जब से इन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया है तब से इन महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं ने बताया कि जैविक खेती के द्वारा सभी तरह की फसलों का उत्पादन करने के साथ उनका भंडारण और प्रोसेसिंग भी कर रही हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक मुनाफा हो रहा है। समूह में कार्य करने से एक दूसरे के सहयोग की भावना भी बनी हुई है। ऑर्गेनिक खेती करते हूँ। जब से मैंने शुरुआत की 5 साल हो चुके हैं, और शुरुआत करने के बाद सबसे पहले धान से शुरुआत की थी। धान का एवरेज हमारा अच्छा निकला था, इसलिए हमने धीरे धीरे करके मतलब पूरे खेत में करने शुरू कर दिए। अब इस समय पूरे जितने खेत हमारे पास 3.5 बीघा हैं, पूरे खेत सब ऑर्गेनिक करते हैं, जिसमें कि DAP, यूरिया, कोई केमिकल, कोई दवाइयाँ कुछ नहीं डालते हैं। अपना खाद, जीवामृत और घनामृत यही डालते हैं और इसी से पैदा करते हैं। पैदावार हमारी अच्छी हो जाती है। 1 बीघे में कम से कम पहली साल तो औरत थोड़ा कम निकला था, और अब उसका औरत बहुत बढ़िया निकल रहा है। इसे और गेहूं से, मेरे बंसी वाले गेहूं का औरत बहुत अच्छा निकलता है। पूरा जितना पहले खाद यूरिया में निकलता था, बल्कि खाद यूरिया में कम निकलता था, उससे अब अधिक हो गया है। जब से हाँ समूह हम चलाया है, आत्मनिर्भर तो हो ही गए हैं आप लोगों की कृपा से। यानी हमको सहयोग मिला है श्रमित भारती का, तो हम आत्मनिर्भर स्वयं हो गए हैं। खेती करने से फायदा है। हाँ, पहले हमारी खेती में बहुत लागत लगती थी और पैदावार ऐसी होती थी, और अब 0 बजट की खेती हम लोग करते हैं तो लागत जो है कम लगती है, पैदावार हमें बराबर मिलता है, और खाने में इसका स्वाद भी अलग है। हम खाते हैं और जो बच जाता है वो दूसरों को भी खिलाते हैं। और मैं जैविक खेती करती हूँ, प्राकृतिक खेती। तो हमारे यहाँ खेती में गेहूँ, धान और दालें सभी प्रकार की, और वो साल भर के लिए हम अपना भंडारण करके रखते हैं। और जैसे ही हमारा मतलब कानपुर से ऑर्डर आता है या बाहर का ऑर्डर आता है, वैसे हम प्रोसेस करके उन लोगों को यहाँ से दाल का पैकिंग, आटा का पैकिंग, चावल का पैकिंग, हर चीज़ की पैकिंग करके और फिर वहाँ कानपुर हम लोग भेजते हैं बाहर। आपको बता दें कि झांसी जिले का ग्राम गढ़मऊ अब शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल होने जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य प्रत्येक रविवार को यहां पर पढ़ाने के लिए आएंगे। एनएसएस व पुलिस संयुक्त रूप से यहां बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से काम कर रही है। इस गांव में एनएसएस व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान बच्चों को बैग दिए गए, महिलाओं को साड़ी बांटी गई, साथ ही पुरुषों को गमछा दिया गया। वहीं बैग पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव ने कोविड-19 से बचाव को लेकर बच्चों से सवाल जवाब भी किए, जिसमें ये बच्चे कोरोना के प्रति जागरूक नजर आए। बच्चों ने बताया कि जब वो खेलने जाते हैं तो मास्क लगाकर रखते हैं। अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक छात्र गढ़मऊ गांव के एक परिवार को गोद लेगा। इसका पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें बच्चों और बड़ों की साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांव की कोई महिला आगे पढ़ाई करना चाहती है तो उसका एडमिशन संबंधित कॉलेज में कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा गांव में डिजिटल लिटरेसी का अभियान चलाया जाएगा। गढ़मऊ गांव के हर घर, हर व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, युवा को स्मार्टफोन चलाना और इसके जरिए सरकार के सभी विभागों से कनेक्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। झांसी पुलिस द्वारा
गांव गढ़मऊ थाना बड़ा गांव में एक इनिशिएटिव शुरू किया है। पहली बात तो यह है, जो बच्चे प्रवासी मजदूरों क्या है, इस कोरोना के टाइम पे उसको कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसको शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा स्टेशनरी, स्कूल बैग तथा किट प्रोवाइड किया गया है। और हमारा जो एनएसएस के वॉलंटियर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि के सौजन्य से, इसके कोलैबोरेशन से हम उसको डिजिटल एजुकेशन कराने का इनिशिएटिव हमने तय किया है। इसके अतिरिक्त उस गांव के कुछ अच्छे लोगों को, एक्टिव लड़कों को हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डिजिटल वॉलंटियर्स बनाया है और ये प्रक्रिया लगातार जारी होगा। डिजिटल वॉलंटियर्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये लोग गांव में जितने भी महत्वपूर्ण सूचना रहते हैं और अवैध कारोबार जब भी होती है हमें संपर्क करेंगे, शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे रूमर, अफवाह फैलाएंगे तो उसका खंडन भी वो ग्रुप में करेंगे ताकि गांव में कोई ऐसे माहौल न बने। पुलिस के लोगों ने बुलाया था कोरोना से बचने के लिए। क्या क्या बताया कोरोना से बचने के लिए? बचने के लिए बताया सैनिटाइजर लगाना, 1 मीटर की दूरी रखना, और साबुन से हाथ धोना। अच्छा, अच्छा, यहाँ तुम्हें क्या दिया इन्होंने? यहाँ हमको साड़ी दी इन लोगों ने। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ आके? हाँ, अच्छा लगा। पुलिस अंकल सोशल वर्क के लिए आए थे और हम लोगों को कोरोना के बारे में बताया गया और तुम्हें क्या सामान दिया? और हमें सामान दिया गया, बैग, कॉपी, किताब, पहाड़िया, बोतल, टिफिन। क्यों दिया गया ये? इसलिए दिया गया पढ़ने के लिए। कन्नौज जिले के बीएसएनएल विभाग में तैनात इंजीनियरों ने कम कीमत वाली इंटरनेट की डिवाइस तैयार करके स्वदेशी अपनाओ अपने और देश बचाओ की मुहिम को साकार करने में पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। बीएसएनएल विभाग के इंजीनियरों की इस सफलता से विभाग के गिरते स्तर को बाजार में संजीवनी मिलना भी तय हो गया है। बीएसएनएल विभाग में तैनात इंजीनियर मयंक मिश्रा व उनकी टीम के द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा से तैयार किया गया डिवाइस का नाम इकोनॉमिकल रेडियो इक्विपमेंट है। मयंक मिश्रा इंजीनियर बीएसएनएल ने बताया कि जब डिवाइस को बाजार से खरीदा जाता है तो उसकी कीमत 6,000 तक होती है, जो कि वाईफाई राउटर के साथ करीब 7,000 के आसपास पड़ती है। ग्राहकों को ये काफ़ी महंगा पड़ता है और कुछ ग्राहकों को इतनी कीमत के कारण मायूस होना पड़ता था। इसको दूर करने के लिए बीएसएनएल के द्वारा इस डिवाइस को अब पूरे सेटअप का खर्च 3,000 के आसपास रहेगा। जब ये डिवाइस बनाई गई थी उस समय सबसे पहला कारण ये था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है कस्टमर साइड पे वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये होती थी इस वाईफाई डिवाइस की, जब वो मार्केट से ख़रीदता था। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान, जबकि ना कि सामान अवेलेबल हो पा रहा था और चाइना से भी सामान अभी आपको जैसे पता है कि नहीं मिल पा रहा है और बैन भी कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय हम लोग के मन में ख्याल आया क्यों ना एक लोकली ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जाए जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध हो और कहीं ज़्यादा सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करे। तो ये डिवाइस हम लोगों ने लोकली तैयार की है, पूरी तरह से कन्नौज में ही तैयार की गई है और इसमें वाईफाई राउटर इनबिल्ट है, जिससे कि कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर नहीं लेना पड़ता है और इसकी कीमत आपकी 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास होगी। ये वायरलेस डिवाइस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये पुरानी बीएसएनएल की वाईमैक्स डिवाइस है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फिर से बनाया है। उद्देश्य ये है कि पहले जो वाईमैक्स चलता था उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस मिलती थी, जिस पे 4 से 5 MBPS की स्पीड मिला करती थी। अभी 31 मार्च को ऑफिशियली जो है वाईमैक्स बंद कर दिया गया, तो जितनी पूरे भारत की जितनी वाईमैक्स डिवाइसेस थी वो तो यूजलेस हो गई, यानी कि उनको स्क्रैप करना पड़ता। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि मतलब चाइना से कोई भी टेलीकॉम प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, विरोध करना है, तो उस समय एक बड़ी समस्या थी कि कस्टमर को इंटरनेट कैसे दिया जाए। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया, आइडिया मन में आया कि क्यों ना इन जो पुराने मतलब जो वाईमैक्स हैं जो यूज से बाहर हो चुके हैं इनको मॉडिफाई करके बनाया जाए। तब फिर मैंने इस पर करीब 20 दिन वर्क किया है, रिसर्च की और छानबीन की और उसके बाद में इसके जो ट्रांसमिशन बोर्ड था उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको फिर से वर्किंग में ला दिया है।
और बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों द्वारा 80 लाख पौध तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जुलाई के सप्ताह में 25 करोड़ वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है, जिसके तहत ललितपुर जनपद के वन विभाग द्वारा 48 लाख पौधों के रोपण हेतु जनपद की 27 नर्सरियों में प्रवासी श्रमिकों के माध्यम से पौध तैयार कराई गई है। इस बार महामारी के चलते लौटे जनपद के 400 से 500 श्रमिकों को पौधारोपण का रोजगार मिला है। कृषि विभाग ललितपुर द्वारा भी 3 लाख पौधों को किसानों की मेलों पर लगवाने के लिए मुफ्त वितरण किया जा रहा है। पौधरोपण एवं वितरण के कार्य से जहां जनपद हरा भरा किया जा रहा है, वहीं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी मिला है। किसानों द्वारा इस बार सहजन, सागौन जैसे बेशकीमती पौधों के साथ साथ फलदार पौधों के लगाने का अभियान भी शुरू हो गया है। नर्सरी खिर गया, नर्सरी है, महामारी चली, काम कर रहे हैं, हमारे खाते में पैसा आ रहा है। हमको सर यहाँ महामारी से वैसे तो कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं भी आई, और यहाँ हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं और वृक्षारोपण के लिए ये पेड़ पौधे हैं जो उनकी सेफ्टी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और उन्नाव प्रशासन ने महिलाओं की सेहत और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सखी हेल्पलाइन बनाई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी जरूरत के साथ ही घर घर पर पहुंचकर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया गया। कोरोना वायरस के संकट काल में प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ ही स्वच्छता, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के वचन को निभाने के लिए मुख्यमंत्री की सरकार के निर्देशों का पालन उन्नाव के जिला प्रशासन ने 100% निभाया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल की विशेष देखरेख में जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संकट काल के बंद के दौरान जिले की बहन, बहू और बेटियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सखी हेल्पलाइन का आरंभ किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने बताया कि इस दौरान सबसे ज्यादा कॉल जरूरत के सामान को घरों पर मुहैया कराने की आ रही थी, जिसमें महिलाओं की पर्सनल हाइजीन, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सैनिटरी नैपकिन की डिमांड थी, जिसे प्रशासन द्वारा जरूरतमंद महिलाओं के घर मुहैया कराया गया। अगर उनकी कोई आवश्यकता है जिसको उन्हें उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो ये महिला हेल्पलाइन की महिलाएं ही उस महिला के घर तक पहुंचकर उसको वो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। लॉकडाउन की अवधि में अब तक की लॉकडाउन में हमारे जो सखी महिला हेल्पलाइन में 237 प्रकरण आए, जिनका महिलाओं के जो कुछ घरेलू हिंसा से संबंधित थे, कुछ महिलाओं की आवश्यकता से संबंधित थे, किसी में महिला किसी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोह का आज राष्ट्रपति भवन में किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है चुनौतियों का समाधान। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर पर प्रशासन ने की कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बने घर को ढाया गया। प्रशासन ने 50,000 का इनाम विकास दुबे पर किया घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए अलग से नई कार्य योजना बनाए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग को दिए निर्देश। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। ठीक होने वालों की दर पहुंची 60.8% शून्य से ऊपर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।